सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यहां पे मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर राजन सीरीज, जो नई राजन सीरीज आई है इस वर्ष, उसको सॉल्व यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। 2023 की जो नई राजन सीरीज आई है चतुर्थ सेमेस्टर गणित विषय की, इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में। देखिए, पिछले क्लास में मैंने 26 प्रश्न पार्ट 1 में करा दिए थे पहली वीडियो में। अब यह आपकी दूसरी वीडियो है, इसमें आगे के प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 27 से। ठीक है, तो इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो ये क्लास देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा। और इसके बाद एक क्लास और आएगी जिससे आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो है वह सभी समाप्त हो जाएंगे। इस तरीके से सारे प्रश्न आपके अच्छे से आप देख लोगे। यहाँ पे कुछ गलतियां हैं उनको सुधारते हुए, और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे होंगे वो भी प्रश्न आप देखते हुए चलिएगा। मैंने आपको बताया है कि पहले आपको रफ कॉपी अपना ले लेना है, पेन ले लेना है और खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जब नहीं होगा तभी आपको आंसर देखना है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 27 है, और इससे पहली क्लास, बाद की क्लास देखने के लिए आपको पता है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर नापों के घनाभ गिफ्ट के पैकेट को पूरा ढकने के लिए न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता होगी। अब जैसे आप जाते हो, किसी के लिए आपने गिफ्ट लिया, एक बॉक्स इस तरीके का हुआ, और इस बॉक्स को देखिए, बॉक्स में जो घनाभाकार बॉक्स होता है उसमें क्या फलक होते हैं? 6 तरफ होते हैं। 6 तरफ को पूरा ढकना होता है। जब तक पूरा ढक नहीं देगा तब तक आपका पूरा गिफ्ट अच्छे से पैक नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पे है कि 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर नाप के घनाभाकार गिफ्ट के पैकेट को पूरा ढकने के लिए न्यूनतम, कम से कम, देखिए कहीं भी कपड़ा ज्यादा ना लगे, बिल्कुल बराबर लगे, तो भी कम से कम कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? कम से कम उतने कपड़े की आवश्यकता होगी जिसमें जो 6 तरफ है पूरा ढका जाए। अब 6 तरफ जो 6 फलक होते हैं घनाभ में, उसका एरिया अगर आप निकाल लो, उसका पृष्ठ निकाल लो, तो आपको पता चल सकता है कि कितना कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पे हमको क्या निकाल लेना है? हमको जो 6 फलक होते हैं उनका क्षेत्रफल निकाल लेना है, यानी कि जिसे हम घनाभ के भाषा में कहें तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकाल लेना है। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई और धन ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है। तो यहीं पे वैल्यूज पुट कर लेना है। देखिए, यहाँ पे 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर, तो किसी को आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लीजिए। तो इधर से मान लेते हैं, लंबाई को 5 रख लेते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं चौड़ाई को, C ऊंचाई बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से A की जो वैल्यू है 5 है, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 3 है। 5, 4, 3 यही भुजाएं हैं। अब इन्हीं की वैल्यूज पुट कर दीजिए। लंबाई हमने मान लिया 5, चौड़ाई मान लिया 4, धन चौड़ाई 4 गुणे ऊंचाई 3, धन 3 गुणे लंबाई 5। अब इसके बाद देखिए, तो 5 चौक 20, धन 4 त्रिक 12 और 15। अब 2 का गुणा 20 जुड़े, 20 में जुड़ेगा 12, 32, 32 में जुड़ेगा 15, 47, और 47 में गुणा हो जाएगा 2 का, तो 4, 1, 9, 94 ये हो गया। और सब कुछ मीटर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो यहाँ पे देखिए 94 वर्ग मीटर आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है। यदि अंडर रूट 2 के घाते n बराबर 64 हो तो
n का मान है। अब देखिए इधर अंडर रूट में 2 के घाते n है बराबर 64 है और n का मान हमको निकालना है। तो बहुत ही आसानी से इसको हल किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे रूट लगा हुआ है बाएं तरफ, तो अब यहाँ पे चाहे रूट को आप दाहिनी तरफ भेज दीजिए या दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, बात वही पड़ेगा। तो इधर 2 के घाते n बराबर हो जाएगा, ये रूट इधर आएगा तो 64 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 के घाते n और 64 को 2 के घात के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 के घाते 6 लिख सकते हैं, 2 के घाते 6 के घाते 2। अब आपने घातों का नियम पढ़ा हुआ है, अगर a के घाते m है और पूरे के घाते n है तो इसे लिखते हैं a की घात में m इंटू n। तो इसी तरीके से यहां से लिखेंगे 2 के घाते 6 गुणे 2, तो 2 के घाते n बराबर 2 के घाते 12 हो जाएगा। और देखिए बीच में है बराबर का चिन्ह, आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, घातें समान हो जाती हैं। अगर बीच में बराबर का चिन्ह है, ठीक है, 2 के घाते n बराबर दिख रहा है 2 के घाते 12, तो आधार समान है अगर और संख्याएं आपस में बराबर हैं तो घातें जो हो जाती हैं वह बराबर हो जाती हैं। तो यहां से लिख सकते हैं n बराबर 12। ठीक है, तो इसमें 2 घात के नियम लगे हैं। इस प्रश्न को आसानी से आप हल कर सकते थे, दोनों नियमों को समझ लीजिएगा। अगर घात के ऊपर घात है, किसी संख्या पे घात है और उस पे पूरे पे घात है, तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। और आधार अगर समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो घात भी समान होंगे। तो इस तरीके से यहाँ से n का मान कितना मिल गया है, n का मान मिल गया 12। अब इसके बाद देखिए संख्या 29 है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। अब समचतुर्भुज, पहले आपको देखिए समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई दी गई है, भुजाओं की नहीं विकर्णों की लंबाई दी गई है, यह ध्यान रखिएगा। और अब यहाँ पे समझिए कि समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। देखिए जो वर्ग होता है, वर्ग में आपको पता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 अंश के होते हैं। अब इसी वर्ग को हल्का सा आप एक भुजा पे मारेंगे, इस तरीके से देखिए ये वर्ग बन गया, चारों भुजाएं बराबर, ये वर्ग बन गया। अब इसी वर्ग को हल्का सा धक्का देके टेढ़ा कर दीजिए, बस इमेजिन करने की मैं आपको बात कर रहा हूं। तो ये वर्ग जो होगा वह तिरछा होके इस तरीके से क्या बन जाता है, समचतुर्भुज बन जाता है, जहां कोण जो होते हैं ये 90 अंश के नहीं रह जाते हैं। ठीक है, वर्ग में सभी कोण 90 अंश के, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और रोम्बस में, समचतुर्भुज में बस इतना होता है कि सभी जो कोण होते हैं वह 90 अंश के नहीं होते और बाकी इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। जैसे इसमें वर्ग में विकर्ण जो होते हैं वह बराबर होते हैं और सम द्विभाजित करते हैं 90 अंश पे, जबकि जो रोम्बस होता है उसमें विकर्ण जो होते हैं वह बराबर नहीं होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी है कि सम कोण पे काटते हैं और सम द्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, ये प्रॉपर्टी रह जाती है। ठीक है, विकर्ण जो होते हैं उनकी लंबाई आपस में बराबर तो नहीं रह जाती है, जैसे झुकने की वजह से, इस तरीके से ज्यादा टिल्ट होने की वजह से एक विकर्ण देखिए ज्यादा लंबा दिख रहा है और एक विकर्ण जो होता है वह थोड़ा छोटा रह जाता है। तो इस तरीके से आप समझ गए, मैं आकृति आपको समझा रहा था। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी भी आप समझ गए कि जो समचतुर्भुज होता है उसमें जो विकर्ण होते हैं आपस में समद्विभाजित करते हैं, यानी कि अगर ये बड़ा वाला विकर्ण 8 सेंटीमीटर माने तो ये 4 होगा, ये 4 होगा क्योंकि बराबर भाग में बांट रहा है। इसी तरीके से ये 3 होगा, ये 3 होगा। ठीक, तो इस तरीके से ए बी सी डी ये आपका समचतुर्भुज है यहाँ पे। तो एक ये अगर ओ बिंदु माने तो ओ ए 3 सेंटीमीटर है और ओ बी क्या है, ओ बी 4 सेंटीमीटर है और ये 90 अंश पे काटते हैं एक दूसरे को, तो ये 90 अंश हो गया। अब इसी ए ओ बी त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए तो इसका मान आपको निकल जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर जो होगा, जो कर्ण का स्क्वायर होगा, वह ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर,
भुजा ए मान लीजिए, तो ए ओ या ओ ए हो जाएगा 9 और धन ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 धन ओ बी का स्क्वायर 16। तो यहां से लिख सकते हैं ए बराबर √25 या ए बराबर आ जाएगा 5। तो भुजा कितना आ गया? 5 आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है? परिमाप। तो परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग कर लीजिए, भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाओं का योग कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। 4 गुणे भुजा हो जाएगा परिमाप। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है। साइन 60 डिग्री का मान होगा। तो साइन 60 अंश का जो मान होता है वह √3/2 होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31। 1331 का घनमूल है। घनमूल मतलब क्यूब रूट, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम 3 बार उसी संख्या में गुणा करें तो मान हमको 1331 मिल जाए। देखिए 12 का 3 बार आप गुणा करेंगे तो 12 का क्यूब कितना आता है? 12 का क्यूब आता है 1728 और 11 का क्यूब कितना आता है? 11 का क्यूब यही आपका आता है 1331। तो यहाँ पे 11 जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 32 है। ब्रैकेट में करणी में है 4 के घाते 3 धन 15 के घाते 2 और पूरे पे है क्यूब। तो ये करणी जो है यह पूरे पे लगी हुई है, इसका ध्यान रखिएगा। इन्होंने पूरा एक्सटेंड नहीं किया है, ठीक है। यह यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इसी के आधार पे अब इसको प्रश्न को यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। प्रश्न संख्या 32 दिया है ब्रैकेट में पूरे पे करणी लगी है और 4 के घाते 3 है, ये धन 15 के घाते 2 है और पूरे का ब्रैकेट का होल क्यूब है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए पूरा का होल क्यूब तो है ही, फिर करणी में देखिए अब 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16 चौक 64 और धन 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब इसको आगे सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए तो ये 9 और 8 और 2 289। अब इसके आगे इसको जोड़ेंगे तो देखिए 289 का वर्गमूल ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2 बार गुणा करने पे 289 आता है? तो 17। तो ये हो जाएगा 17 का क्यूब और 17 का आप गुणा कर लीजिए 3 बार। 17 का गुणा 3 बार करेंगे, 17 का क्यूब अगर आपको याद हो तो 17 का क्यूब कितना होता है? 4913। नहीं तो आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आसानी से आप हल कर लेंगे। कई लोग यहाँ पे फंसे होंगे क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट दिया था, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे अगला जो प्रश्न है, 26 का स्क्वायर धन 32 का स्क्वायर धन क्वेश्चन मार्क बराबर 64 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जहां क्वेश्चन मार्क दिया रहता है वहां पे पूछता है कि इसके जगह क्या होगा, तो उसके जगह हम रख लेते हैं x। मान लेते हैं कि वहां पे x आएगा, तो उसी x का मान आपसे पूछा जा रहा है, इसी क्वेश्चन मार्क का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 33 है। 26 का स्क्वायर धन 32 का स्क्वायर धन क्वेश्चन मार्क लिखा है तो इसकी जगह हम लिख देंगे x और 64 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 36 का वर्ग अगर करेंगे, 26 का जो वर्ग होता है वह 676 होता है। आप 26 का 2 बार गुणा करके निकाल सकते हैं। अब 32 का वर्ग कितना होता है? 1024 होता है और धन x बराबर 64 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 4096। अब इसके आगे देखिए ये आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों हो जाएगा 1700 और ये हो जाएगा 1700 धन x बराबर 4096। अब x बराबर कितना आ जाएगा? 4096 माइनस 1700, उधर जाएगा प्लस 1700 माइनस 1700 हो जाएगा और घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1700 घटा देंगे तो देखिए 6 9 और यहाँ पे घटेगा, देखिए 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3
और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि 2396। तो x का मान क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना होना चाहिए, 2396। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है। 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य है। 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य मतलब कि अगर हम लोग 1 से लिखना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से लिखते लिखते लिखें हम 50 तक, तो इन संख्याओं का औसत पूछ रहा है। और औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकलता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या या संख्याओं की संख्या। ठीक, ये होता है औसत, इस प्रकार से निकलता है। अब यहाँ औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए संख्याओं का योग। अब ऐसे इस प्रकार से अगर आप जोड़ोगे 1 धन 2 धन 3, इसी तरीके से 50 तक करोगे तो बहुत समय लगेगा आपको। इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं। अब ये देखिए 1 से 50 तक है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n धन n इंटू n प्लस 1/2। ये होता है कुल इसका संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का योग, ठीक है, और बटे में कुल जो संख्या होगी 50। ठीक है, अब n की जगह क्या आएगा, n की जगह प्रथम 50 संख्याओं का योग हम लेना है, क्योंकि 50 तक की संख्याओं का जोड़ हमको लिखना है। तो n की जगह आ जाएगा 50 और n धन 1 हो जाएगा 51 और बटे में है 50। और यहाँ पहले बटे 2 है, यहाँ पे बटे पहले 2 है, इसका ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे बटे 2 और पूरे के बटे 50। अब इस 2 से काट देंगे 50 को तो ये रह जाएगा 25। और यहाँ पे देखिए अब ये आ जाएगा 25 गुणे 51 और बटे में 50। अब 25 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 25.5, यानी कि औसत कितना आ जाएगा 25.5। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य। यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य। तो अब देखिए प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी होंगी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब प्रथम संख्याएं, प्रथम सम संख्या कहाँ से शुरू होती है, देखिए 1 तो सम नहीं होता है, ठीक है। अब 2 जो होता है, इसके बाद 2 जो आता है वह होता है सम। इसके बाद 3 सम नहीं होता है, 4 सम होता है। इसी तरह 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये हो जाएंगी प्रथम 10 सम संख्याएं। यही तो आपसे पूछ रहा था, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत हमको बताना है। 4 और 4 और 2, ये 10 संख्याएं हो गई। अब इनका औसत निकालना है। औसत निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं का योग करते हैं। तो 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 धन 14 धन 16 धन 18 धन 20 और बटे में 10। अब देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 और 6 को जोड़ेंगे 12 और 12 और 8 20 और 10 30 और 10 जोड़ेंगे 42, 42 और 14 जोड़ेंगे तो 56, 56 और 16 जोड़ेंगे तो 72, 72 और 18 जोड़ेंगे तो 90 और 10 जोड़ देंगे तो 20 जोड़ देंगे 90 में तो ये आ जाएगा 110 और बटे में है 10। शून्य से शून्य कट जाएगा, औसत कितना आ जाएगा 11। ठीक, ये तरीका हो गया। औसत इस तरीके से कितना आ गया 11 आ गया। ठीक, अब इसका भी फॉर्मूला होता है। अगर यहीं पे देखिए 10 संख्याएं दिया था तो हमने आसानी से जोड़ लिया। अगर 20 संख्याओं का बोल दे तो आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 और यहाँ पे बटे 2 नहीं होता है, बस इतना आप कर दोगे। ठीक है, क्योंकि हर में एक जुड़ता जा रहा है, सभी में
1 जुड़ता जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि जो बटे का 2 है वह खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे n इंटू n प्लस 1, अब यहीं पे अगर लगाते तो 10 गुणे 11 तो कितना आ जाता, 110 आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी याद आप रख सकते हैं। अब हमने निकाल लिया औसत, कितना आ गया यहाँ पे 11 आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा 11, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य। तो विषम संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? विषम संख्याएं आपका एक क्या है, विषम संख्या है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सब क्या हो जाएंगी, प्रथम 10 विषम संख्याएं ये हो जाएंगी। और इनका योग आप करोगे तो देखिए 4 और 5 ये हो जाएगा 9, 9 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 13 49, 49 और 15 64, 64 और 17 81, 81 और 19 हो जाएगा 100। तो 100 बटे 10 कितना आ जाएगा औसत? औसत आ जाएगा 10। ठीक है, अब इसका भी अगर आपको योग निकालना हो प्रथम n विषम संख्याओं का तो होता है n स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से 10 था तो 10 का स्क्वायर योग 100 आ जाता है बटे 10, औसत कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, 0 0 1 2 3 4 में बहुलक है। बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे अधिक बार आती है। तो यहाँ पे देखिए 0 जो है वह 2 बार आ रहा है, बाकी संख्याएं 1 बार आ रही है, तो बहुलक क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 38 है, 2 6 10 4 8 में माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले संख्याओं को क्रम में लगाते हैं, 2 4 6 8 और 10। अब यहाँ पे माध्यिका आपको निकालना है या नहीं, बस बीच की संख्या देख लीजिए, बीच में सबसे बीच में क्या आ रहा है 6, क्योंकि 2 इधर छोड़ देंगे 2 उधर छोड़ देंगे तो 6 क्या हो जाएगा हमारा माध्यिका हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी तरीके से बस माध्यिका क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच का पद होता है। अगर विषम संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे 5 संख्याएं दी गई थी तो 2 संख्याएं इधर छूट गई, दो संख्याएं इधर छूट गई, बची बिल्कुल बीचों बीच की एक संख्या, तो ये हमारी माध्यिका हो गई। अगर सम संख्याएं दी रहेंगी, अगर यहीं पे 6 संख्याएं दी रहती तो बीच में 2 संख्याएं बचती, अब उन दोनों संख्याओं का अगर आप औसत ले लेते तो वो आपका माध्यिका होता है। ठीक है, अब माध्यिका का सूत्र भी आपको पता होगा। अगर माध्यिका जो संख्याएं दी हैं अगर विषम होता है तो माध्यिका क्या होता है, n धन 1 बटे 2वां पद। ठीक है, तो इस तरीके से माध्यिका आप निकाल लोगे। यहाँ पे तो मैंने आपको देख के कैसे निकाल लेना है ये बता दिया। अब देखिए 39 से 2 की घात 7 का मान होगा, 2 की घात 7 का मतलब 2 का 7 बार गुणा, 2 का 7 बार गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128 हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा 128, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 4 गुणे करणी की घात 4 और करणी में 7, इसके समतुल्य करणी कौन सी होगी। बोल रहा है कि इसका जो मान है इसके बराबर ऑप्शन में किसका मान दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ऑप्शंस को देखिए, 4 गुणे, अब यहाँ पे 4 के गुणे में है करणी की घात 4 और करणी में 7। अब यहाँ पे करणी में लिख दिया 4 के घाते 4, तो ये कहीं से आप ये देख लीजिए, अब करणी में 4 के घाते 4 बराबर 4 करणी की घात और करणी में 7, ये दोनों तो बराबर होते नहीं है। तो इस तरीके से ये बराबर नहीं हो सकता, दोनों में 4 का गुणा कर दीजिए तो ये भी बराबर नहीं होगा, तो वही दिया है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इसी तरीके से अब देखिए करणी की घात 4 और करणी में 7, और ये क्या दिया है करणी में 256, तो ये भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि करणी में 256 जो आता है वह 16 आता है, और 16 जो होता है वह इसके बराबर तो होगा नहीं, 4 करणी में 7, तो इस तरीके से ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन डी कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से कौन राशि बड़ी है, कौन सी राशि बड़ी है। अब देखिए करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5 और करणी में 4। देखिए सभी की जो घात है वह समान है, जो घात जो है सभी की घात में सभी पे करणी लगा हुआ है, ठीक है। अब करणी में जो संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि सभी पे करणी लगी हुई है। अब करणी के अंदर जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसका मान सबसे बड़ा होगा, यानी कि करणी में 5 का मान जो होगा वह सबसे बड़ा होगा। इसका मान देखिए 2.2 के आगे कुछ आएगा, ठीक है, 2.23 इसका मान आता है। और करणी में 4 का मान 2 आता है। करणी में जो 3 है, करणी में 3 का मान आता है 1.73 और करणी में 2 का मान आता है 1.41, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे बड़ी राशि होगी करणी में 5। इसके बाद देखिए 42 है, करणी √2 का मान कितना होता है। तो अभी मैंने बताया आपको करणी √2 का जो मान होता है वह 1.414 ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही है। और यही मान देखिए डी में भी दिया गया है, ठीक है। तो पहला जो ए में ही आपको मिल जा रहा है तो ए ही सही आप लगाइएगा, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43, करणी √3 गुणे √2 का मान बताइए। अब √2 गुणे जब रूट, अब आपको पता है कि अगर इस तरीके से है, अब करणी का नियम मैंने आपको बताया है, जैसे करणी n घात की करणी a पे लगी है और n घात की करणी अगर b पे लगी हुई है और दोनों का गुणा हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं n की घात की करणी में a इंटू बी, सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से उसी नियम से अब देखिए यहाँ भी 2 घात की करणी है, यहाँ भी 2 घात की करणी है, तो 2 घात की करणी ले लीजिए और दोनों का 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि √6 आ जाएगा इसका मान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए करणी में 4 और करणी में 9 का योग कितना होगा। तो करणी में 4 का मान होता है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो 2 धन 3 कितना आ जाता है 5। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45, 7 का वर्ग है, 7 का वर्ग यानी कि 7 का स्क्वायर 7 का 2 बार गुणा, तो 7 सत्ते 49। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 46 है, 169 का वर्गमूल, 169 किसका स्क्वायर होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका मान आ जाएगा 13। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, इतने को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये क्या होता है, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इंटू, अब सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है, तो इसे लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको बाद देखिए संख्या 48 है, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होगा। तो यह भी बिल्कुल कराया हुआ प्रश्न है। कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉट होता है देखिए साइन को टेन थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा को, फिर इनटू साइन थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, अभी हमने लिखा था। तो देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा, और बचेगा क्या, फिर यहाँ भी 1 बचेगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 से समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। अब कोई भी दुनिया का चतुर्भुज आप बना दीजिए, जो अंतःकोणों का योग होगा, चारों अंतःकोणों का योग जो होगा वह 360 अंश ही होगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा 360 अंश, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 अंश होगा। अब वह चाहे समांतर हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समलंब चतुर्भुज हो, कोई चतुर्भुज हो। इसके बाद देखिए समचतुर्भुज के कोण होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, समकोण होते हैं या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम चतुर्भुज पे अभी मैंने आपको एक प्रश्न कराया था। समचतुर्भुज क्या होता है? बस वर्ग को आप थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, तो टिल्ट करने के बाद जो कोण सभी 90 अंश के होते हैं वर्ग में, वह सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो सम्मुख कोण जो होंगे वह बराबर होते हैं समचतुर्भुज में, रोम्बस में। ऑप्शन डी जो हो जाएगा सम्मुख कोण बराबर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 51 है, आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, लंब बराबर असमान या डी समांतर। तो आयत के जो विकर्ण होते हैं वह बराबर होते हैं, लंब नहीं होते हैं, असमान नहीं होते, क्योंकि समान होते हैं। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा बराबर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और समांतर तो किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण नहीं होते, क्योंकि सब एक दूसरे को काटते हुए। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 51 तक मैंने आपको अच्छे से हर एक प्रश्न समझा दिया। उम्मीद है कि सभी प्रश्न यहाँ पे आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब यह क्लास आपको कैसी लगी जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। सभी प्रश्न आपको समझ में आए हों तो आप यस कमेंट कर दीजिए, और क्लास जैसी भी लगी हो वह कमेंट करके बताइए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताइए, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। इस क्लास को अधिक से अधिक देखिए शेयर करिए, ताकि सभी प्रशिक्षुओं तक यह क्लास पहुंच पाए। कम से कम 5 खास मित्रों तक शेयर करिए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। इसी तरीके से 4th सेमेस्टर की बेहतरीन तैयारी के लिए सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए और बिना डिस्टरबेंस के बहुत अच्छी तैयारी सभी सुविधाओं के साथ अगर आप करना चाहते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी, मतलब आपका कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगर आप डेली 1 घंटा ही निकाल रहे हैं पढ़ने का, तो उतना भी सफिशियंट हो जाएगा अगर आप पढ़ाई करते हैं हमारे ऐप के माध्यम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है टारगेट यूपी टेट सीटेट, या सीधे प्ले स्टोर पर भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब वहाँ ऐप में आपको 4th सेमेस्टर का पूरा कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स में आपको सभी विषय पढ़ने को मिलेंगे, सभी विषयों को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, उसका चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाएगा, और साथ के साथ सभी विषयों का हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। राजन पवन सीरीज पूरा सॉल्व कराया जाएगा, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोनों ही सीरीज का। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, उनका सोल्यूशन मिल जाएगा, मास्टर क्लास मिल जाएगी, सभी डाउट्स का सोल्यूशन किया जाएगा। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप सीधे कांटेक्ट करिए हमारे नंबर पे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो बचा हुआ बहुविकल्पी प्रश्न है अगली क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।